आज नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 ले रहे हैं द्विविमीय गति, 2D मोशन। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा। 1D मोशन में आप लोगों को आ गया और 2D मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2D मोशन पूरा का पूरा 2D मोशन दो लाइनों में टिका हुआ है। टू स्टेटमेंट्स। अगर आपको 1D आता है तो 2D आपको आता है, लेकिन वो दो इंपॉर्टेंट लाइंस कौन सी हैं, पहले वो लिखते हैं। सभी परस्पर लंबवत गतियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। सभी परस्पर लंबवत गतियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। सभी लंबवत गतियों में समय टाइम समान लगता है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि ये लाइन मुश्किल लगे दोनों की दोनों, लेकिन थोड़ी देर में आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इन दो स्टेटमेंट से बाहर नहीं जा रहे। सोचने का तरीका ये वाला है, सोचने का तरीका सिर्फ ये वाला है। दोबारा से लिखूंगा, जितनी भी गतियां आपने पढ़ी वो हमने गति को परिभाषित किया 3 हिस्सों में। 3 हिस्से कौन से? या तो त्वरण 0 होगा, त्वरण 0 हो गया तो एक ही फॉर्मूला है, विस्थापन इक्वल टू वेग इनटू समय। त्वरण अगर नियत है तो हम जानते हैं कि हमारे पास इन इक्वेशन का सेट है, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, nth सेकंड का विस्थापन u प्लस a by 2 2n माइनस 2। ये 4 इक्वेशन, या फिर दूरी बराबर औसत वेग इनटू समय। ये 5 इक्वेशन का सेट है जब त्वरण नियत है। और लास्ट चीज, अगर त्वरण नियत नहीं है तो क्वेश्चन पक्का किससे सॉल्व होगा? इंटीग्रेशन से सॉल्व होगा। एयर ओवर डी बाई डी समाकलन करना पड़ेगा आपको। हाँ ना, मैं जवाब दे दीजिए क्या बात तुम सबको समझ में आ गई कि ये 3 प्रकार की गतियां होती हैं। और मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, सभी लंबवत गतियां परस्पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। अब इसका क्या मतलब है, ये तुम्हारे सामने आएगा। एक लाइन ये वाली होगी, एक बात ये वाली होगी। अब क्वेश्चन से आप सब लोगों को बात समझ में आएगी। ढंग से सीखना भैया, ढंग से सीखना। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैंने एक कण का वेग लिख के दिया आपको, इसको देख के पता लग रहा है कण की द्विविमीय गति है, एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है। मैंने आपको कहा इसका विस्थापन निकालो, ये त्वरण इसका वेग नियत दे रखा है, नियत चाल से चल रहा है, इसका विस्थापन निकालिए t बराबर 2 सेकंड में। तो हम क्या कहेंगे, ढंग से सुनना, क्योंकि वेग नियत है तो विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग इनटू समय। त्वरण 0 हो तो 4 नियत तो विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, वेग इनटू समय। अब विस्थापन लिखना है वेग इनटू समय, तो वेग हो गया 2i प्लस 3j इनटू 2। तो x में 4 विस्थापन आया, y में 6 विस्थापन आया। तुम देखो ध्यान से, इस गति का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, इस गति का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। इस चाल से चल रहा है 2 सेकंड तक गया तो x में तो 4 ही जाएगा, इसकी कोई निर्भरता इस पे ही नहीं। और y में वो 3 से जा रहा है तो 2 सेकंड में 6 ही जाएगा, उसकी इस पे कोई निर्भरता नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आया? क्वेश्चन हमने एक लाइन में सोल्व कर लिया। अभी कुछ बताऊंगा, अभी मैंने ये नहीं कहा क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहां क्या समझ में आना चाहिए, हाँ सर दोनों दिशाओं में लिया गया समय बराबर है, समान होगा, समय समान है, समय बराबर है, लेकिन x के वेग का y पर प्रभाव नहीं पड़ा। अभी तुम्हें और अच्छे समझ में आएगी बात ये वाली, अभी और अच्छे समझ में आएगी चीज जब मैं 3 से 4 से 5 एग्जांपल पे जाऊंगा और तुम पहचानोगे कि मैं इसको इरेज नहीं करूंगा, इन सब चीजों को इरेज करूंगा, इसको इरेज नहीं करूंगा, और यू विल फाइंड कि यही की पॉइंट है इस टॉपिक का, यही की पॉइंट है, इसके अलावा कोई की पॉइंट नहीं है। क्या पूरी बात समझ में आ गई है? yes, पूरा चैप्टर जितनी मर्जी मैथमेटिक्स आ जाए, मैथमेटिक्स यहां से चलेगी,
लेकिन लॉजिक तुम बार बार यही बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ रही होगी। अभी देखते हैं कैसे समझ में आएगी चीजें आगे चल के। यहां तक की बातें नोट कीजिए बेटा फटाफट, यहां तक की बातें नोट कीजिए फटाफट बेटा। लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था ना यूट्यूब पे, एक लिख लो बेटा फटाफट लिख लो। परस्पर लंबवत गतियां एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगी। इस बात को हम लोग मल्टीपल टाइम लिखेंगे तो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे कॉन्सेप्ट में। बहुत आसान सा मामला चलेगा ये वाला सारा का सारा, देखते जाइए। बस याद रखिए क्या लिखा हुआ है। अभी ये पूरा क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हुआ। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में बहुत बार लिख चुके चीज कि सबसे पहले गति की पहचान करनी होती है कि एक समान गति है या एक समान त्वरित गति है या फिर असमान त्वरित गति है। सबसे पहले चीज ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चेक किया हमने, 4 ही नियत है। आयना में जवाब दीजिए बच्चों, समझ में आएगा तुम सबको। हटा रहा हूं ये वाला कॉलम, ये वाला चीज हटा रहा हूं। ये सेकंड क्वेश्चन होगा, ढंग से सीखना सारी बात, गड़बड़ नहीं करना भैया। क्वेश्चन नंबर 2, एक कण की चाल रखी आपको 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकंड। इसका त्वरण दे रखा है आपको 2i कैप मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहा गया है t बराबर 1 सेकंड पर कण की चाल ज्ञात कीजिए। कण की चाल लिखने से पहले लिख सकता हूं वेग ज्ञात कीजिए, चाल ज्ञात कीजिए, दिशा ज्ञात कीजिए x अक्ष से। 3 चीज तो ये पूछनी मैंने आपसे, 1 2 3। चौथी चीज t बराबर 1 सेकंड पर ही विस्थापन ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड में विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये 4 चीजें सॉल्व करनी है बेटा अपने को। अब ढंग से सुनना, ध्यान से देखना। कोई मेरे से पूछे कि गति किस प्रकार की है तो मैं बोलूंगा ये एक समान त्वरित गति है, क्योंकि त्वरण नियम दे रखा है। कैसी गति है ये? एक समान त्वरित गति। सभी करने वैलिड है सारी की सारी, सभी करने कौन सा वैलिड? वो त्वरण नियम तो सभी करने वैलिड होगी। तो अपन पहले वेग निकालते हैं, सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। ढंग से सुनना, सब समझ में आएगा। पहली बार मुझे बताने की आवश्यकता है, लेकिन जब मेन टॉपिक पे पहुंचेंगे तब तो तुम्हारा दिमाग चल पड़ेगा। हमने कहा कि वेग निकालो, तो वेग की समीकरण ये लगा लेते v बराबर u प्लस at, त्वरण नियत है। अब 2 दिशाओं की बात है तो वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, जब तक एक भी में तो वेक्टर निशान नहीं लगा देते अपने। ठीक है सर, वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग लिखो आप 2i प्लस 3j प्लस त्वरण का मान है 2i इंटू समय 1 सेकंड। तो वेग आ गया सर आपके पास 4i प्लस 3j। मैं तुमसे पूछूंगा इस त्वरण का x की चाल y की चाल में प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? ना तो लाइन का तो बोल गया। मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, मैं पूछ रहा हूं इस त्वरण का y की चाल में प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सभी गतियों समय है कि समय तो एक ही है। मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूं, ढंग से सोच के जवाब दो। इस त्वरण का इस चाल पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ा y की वाली का? तो मैं बोलना चाहिए त्वरण तो x का जी, तो x की प्रभावित करेगा, y को प्रभावित कैसे करेगा? y नहीं करेगा, ये ओनली x तो y बदला ही नहीं, तो y बदला ही नहीं। फिर प्रूव हो गया। हाँ यार, i वाला मामला i में जाएगा, j वाला मामला j में जाएगा, तो लंबवत गति दूसरे को प्रभावित नहीं कर ही नहीं सकती। तुम क्या कहोगे? y में त्वरण ही नहीं है तो y का वेग बदलेगा क्यों? फिर से बोलो, क्यों बदलेगा? है ही नहीं त्वरण, त्वरण नहीं है तो बल नहीं है, बल तो वेग बदलेगा कौन? हाँ सर, बात समझ में कुछ आ रही है।
थोड़ी देर में सारी समझ में आ जाएगी, अभी कुछ कुछ समझ में आ रही है, ये समझ में आ गया। मैंने बोला 4 निकाल दे, तुम कहोगे 4 में क्या है जी, परिमाण तो लिखना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड की 4 आ गई, समस्या नहीं है। दिशा x अक्ष से हम कहेंगे कि ये वाला सदिश तो अभी भी 4 है, ये वाला सदिश 3 है, तो ये एंगल 37 डिग्री आ गया। तो 4 या वेग जो है वो 37 डिग्री बना रहा है x अक्ष से, है ना। मैं जवाब दो भैया, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, तो थीटा कितना आ गया 37 डिग्री। इतना काम तो पूरा हो गया। चौथा पार्ट सॉल्व करना है, विस्थापन निकालना है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा लेते हैं। अरे हाँ ना, मैं जवाब दो, त्वरण नहीं है तो समीकरण वैलिड है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर में u का मान है 2i प्लस 3j इनटू समय 1 सेकंड प्लस हाफ a का मान था हमारे पास 1, सॉरी मैं गलत बोल गया, 2i और समय था 1, ये दोस्तों कट गया, कितना आ गया भाई साहब, 2i ये वाला और 1i ये वाला, 3i प्लस 3j। मैं तुमसे फिर पूछूं, y में जो इक्वेशन लगी वो सिंपल वेग इनटू समय चला, y में 4 ही नहीं थी, लेकिन इसमें क्या लगी समीकरण, x में ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगी समीकरण। त्वरण वाला मामला सिर्फ किसमें ऐड हुआ, त्वरण मामला सिर्फ x के लॉन्ग आया, y के लॉन्ग तो आया ही नहीं, y की जो पड़ी नहीं, y में अपना सिर्फ समय से गुणा हुआ, त्वरण का कोई फैक्टर आ ही नहीं रहा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ सर समय समान है, लंबवत गति दूसरे पर निर्भर नहीं करती, x का हिसाब होता है x में जाता है, y का हिसाब होता है y में जाता है। अगर ये 3D मोशन भी हो गया तो लाइन यही रहेगी सर, कि क्या पूरा मामला अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो अब 2D भी खत्म होना शुरू हो गया और 3D भी साथ साथ खत्म होना शुरू हो गया। लाइन तो ही याद रखनी है, परस्पर लंबवत गति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। हाँ ना, मैं जवाब दो, पक्का बोल दो भैया। यस सर। 2D भी चल रहा और 3D भी साथ साथ चल रहा है, कोई चक्कर नहीं है। फिर पूछूंगा, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है? यस सर। यहाँ तक की बात कीजिए, नोट दोनों क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट अभी भी लिखा रहेगा, हटाऊंगा बाद में ये एग्जांपल्स लिख लीजिए बच्चों। परस्पर लंबवत गतियां एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। सूचना समझ में आया तुमको अच्छे से बेटा? यस सर। दिक्कत तो नहीं है तेरे को? तुम सबको साइन लेने समझ में आ गई ना? यस सर। कुछ मुश्किल लग रहा तुम्हें अभी तक क्या? ये तो सोखा सा मामला है, इसमें क्या है? अभी देखते जाइए, सोखा चलेगा, मुश्किल नहीं आएगा इसमें। अल्टीमेटली सीखना है, तुम सब जानते हो, तुम्हें क्वेश्चन की वर्डिंग पढ़नी सीखनी है। लॉजिक जितने भी चीजों के होंगे, तुम्हें मैं बताया तो बात ध्यान सुनो ना भैया, बार बार बोलना ये चीज। एक विमीय गति का पूरा चैप्टर मैंने उसी एक टेबल में खत्म किया था, तुम्हारे शॉर्ट नोट। 2D का शॉर्ट नोट सिर्फ ये वाला है, बाकी तो नए फॉर्मूले बनेंगे प्रक्षेप्य गति के। शॉर्ट नोट में मेन की पॉइंट ये वाला है। हाँ ना, मैं जवाब दीजिए बच्चों। 4 के नीचे क्या लिखा है? कहाँ 4 के नीचे? 4 दिशा x अक्ष के साथ कितने एंगल पर है, वेग की दिशा किस एंगल पर है, x के साथ। जवाब दे दीजिए, अंदर की बातें सारी समझ में आएगी आप लोगों को बच्चों। जितने समय के लिए x दिशा में चले उतने समय के लिए y दिशा में भी चले हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए भैया, किंतु परंतु तो बताइए, कोई किंतु परंतु नहीं है। सभी लंबवत गतियां एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगी, सिर्फ समय दोनों में कॉमन होगा। निर्भर नहीं करेंगी मतलब एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेंगी, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालेंगी लंबवत गतियां।
बट टाइम विल बी सेम। टाइम तो प्रभाव डालेगा। प्रभाव तो टाइम का जो प्रभाव आना है वो दोनों तरफ समान समय में आएगा, जो भी आना होगा वो अपने अपने हिसाब से आएगा। जो आप दे दीजिए, सारा लिख चुके आप लोग अब तक, खत्म कर लीजिए सारे को। एंगल जो होता है वो Vy by Vx से आता है। ये tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाली हम लोगों ने? tan थीटा की वैल्यू निकाली Vy by Vx से। ये 3/4 आया। 3/4 आने का मतलब था कि ये 37 डिग्री आया। हाँ ना, जवाब दो भैया। क्या तुम सबको समझ में आ गया दिशा कैसे निकालते होते हैं? Vy by Vx से दिशा निकाली है। दिशा वेग से आएगी, विस्थापन से नहीं आएगी। विस्थापन अलग बात है और वेग अलग बात है। हाँ ना, जवाब दो भैया। समझ में आ गया तुम सबको क्या? ओके जी, ये हटाओ ये सारी चीजें। विस्थापन नहीं रहता। ये लाइन डाली, लेकिन लाइन तुम्हें याद रहेगी अभी। हटा रहा हूं इसकी झूठ, वैसे नहीं है, बोलते रहेंगे बार बार। कुछ पूछना पड़ा तुम्हें बेटा? लो जी, ये आप सब जानते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी हो कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर। मल्टीपल टाइम आस्क्ड प्रॉब्लम। विद्युत क्षेत्र लगा रखा है E। m द्रव्यमान का एक कण है जिसे U चाल से इस तरह भेजा गया है। इसका आवेश जो है वो -q है। क्लियर है जी? ये लंबाई दे दी प्लेटों की L। ठीक है जी? क्लियर है सबको? क्या डायग्राम दिया? बताइए -q पर बल किस तरफ लगेगा? ये वेग किस तरफ दिया है? इधर की तरफ। अब इधर की तरफ बोलोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। क्या बात है? सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे पहले क्या डिसाइड करते थे? गति किस प्रकार की के अलावा दिशा, निर्देश तंत्र। तो हमने निर्देश तंत्र निर्धारित कर लिया कि ये x y है। अब प्रॉब्लम जो पहले वाली थी वैसी ही प्रॉब्लम है, कुछ ये वाली, लेकिन देखते क्या समझ में आना चाहिए। इसका प्रारंभिक वेग i कैप में है, j कैप में उसने कोई वेग नहीं दिया। इसका त्वरण y के अलोंग है, कितना है? QE/m। देखो नेगेटिव पर फोर्स विद्युत क्षेत्र के विपरीत लगेगा QE। ये F इलेक्ट्रिक आ गया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत आना ही था क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। तो त्वरण कितना आ गया? J कैप में आ गया। धीरे में गति होगी। आवाज नहीं है तुम लोगों की भैया। अब फर्क क्या था इस प्रॉब्लम में पहले दो प्रॉब्लम में? पहले वाले दो प्रॉब्लम में ये चीजें हमें अलग से लिख के दी थी, इसमें मैं लिखनी पड़ी है तो जोर आया। हाया ना में जवाब दो भैया। दे तो ये डायग्राम से दे तो ये रखा है, बोला नहीं तुम लोगों ने? बस उसको लिखने में थोड़ा सा जोर आ सकता है। अब बताओ क्या क्या पूछ सकता है वो? क्या क्या पूछ सकता है? यहां से भेजा है, हो सकता है क्या दे कि ये चीज यहां से बाहर निकलती है। बाहर निकलने पर चाल बता दो। ये दूरी L दे दी आपको। अब ये क्वेश्चन मुश्किल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है बॉस। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा डिमांड क्या आती है। मैंने बोला ये जस्ट यहां से U क्रॉस होके निकला इस L दूरी से, बाहर आ गया क्षेत्र से। L दूरी किस दिशा पर विस्थापन है? X दिशा पर। हाँ ना, मुझे जवाब दीजिए भाई साहब। मैं तुमसे यहाँ क्या क्या पूछ सकता हूँ? यहाँ का वेग बता दो, कितने वेग से बाहर निकला। मैं पहले बोल चुका हूँ एक थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है। भारी क्यों है क्वेश्चन? सिंपल सी बात बोलो, भारी इसलिए है क्योंकि मैं यू आई और ये लिखना सीखना पड़ा। इसका यू प्रारंभिक कितना है, ए प्रारंभिक कितना है। इसका एक्स दिशा का त्वरण बताओ बेटा। एक्स दिशा का त्वरण कितना है? 0। सारा बल है वाई दिशा में। एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग कितना है? u। वाई दिशा का प्रारंभिक वेग 0। अब तुम्हें निकालना है फाइनल वेग।
तुम्हें ये मान दे रखा है L, कैसे करोगे मुझे तो पता नहीं, तुम्हें बता दो भैया। फाइनल वेग बताना है। वेग कितनी दिशाओं में आएगा? सर वो स्क्वायर लगा देंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 2a। नहीं सर, x एक्स में त्वरण है ही नहीं। एक्स दिशा में त्वरण है ही नहीं, बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसे जाएगा सर। कैसे करें? आंसर किससे निकालना फाइनली? अच्छा, क्वेश्चन निकालने में जोर कहां पे आता होता है? इसी जगह पे कि इस वर्डिंग को मैथमेटिकली बोलने कैसे, जो दे रखा है सारा जोर ही यही है, तुमने तय करना है। सर l को L को मत बोलो, जैसे ही त्रिविम में हो जाए सिर्फ L नहीं बोलना, x दिशा बोलो, y दिशा बोलो। x दिशा में L जा रहा है ऐसे बोलो तो आसान लगेगा बोलना। अब बोलो x दिशा में कितना जा रहा है? x दिशा में L जा रहा है और नियत चाल से जा रहा है, क्योंकि x दिशा में त्वरण नहीं है। अच्छा तुम्हें निकालना क्या, तुम बता दो। अंतिम वेग तुम्हारे पास दो दिशाओं में आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर की शक्ल ऐसी होगी। हाँ ना, जवाब दो भैया। यस सर। तुम्हारे आंसर की शक्ल ऐसी होगी। इसमें से किस चीज की वैल्यू तुम्हें अभी पता है? vy का निकालेंगे, vy निकालेंगे, और पता क्या है? vx को पता है, vx तो बदलेगा ही नहीं जी, ये कांस्टेंट है, नियत है, क्योंकि ax है ही नहीं। यस सर। क्योंकि ax शून्य है तो x दिशा की चाल तो बदल नहीं सकती बेटा। हमारे आंसर का ये तो ui का पक्का हो गया। निकालना क्या है? अब vy कब निकालना है? vy कब निकालना है? जब ये बाहर आया। तो कब ये बाहर आया ये कैसे तय करोगे? कब ये बाहर आया? जब इसने x दिशा में L तय कर दी, तो समय निकाल लो, तो vy निकालेंगे तो समय में। अब सुनते हैं ना, x दिशा में लिया गया समय बराबर चलेगा इस केस में दूरी बटा चाल, कारण क्योंकि चाल नियत है। और इसका भी समय दूरी L चाल u। क्या तुम्हें समय समझ में आ गया कि यहां से यहां तक का समय इस तरफ से निकाला और वो समय L by u आ गया बेटा। रंजन बोल बेटा, x दिशा से समय और कोई तरीका नहीं निकालने का। यस सर। और कोई तरीका नहीं समय निकालने का, vy निकालना है। तो तुम क्या कहोगे? जितनी देर में बाहर निकला उतनी देर में कितना वेग बन गया ये निकालना है मुझे। तो बार पक्का एक देर में तुम कहोगे, पर उधर मुड़ भी तो रहा है, लेकिन फिर लाइन याद आ जाएगी, लंबवत गतियां प्रभावित नहीं करती। इधर तो हरान में u से जा रहा है ना, कुछ भी हो जाए इधर u से जा रहा है, तो ये L तो u से तय हुआ। फिर कोई कहेगा पर मुड़ तो भाड़ में क्या मुड़ रहा है, लेकिन इधर की चाल हमेशा कितनी रही है? हाँ ना, मैं जवाब दो भैया। तो ये L तो u से तय हुई है, पर तो मुड़ भी रहे। फिर क्या बोलेंगे? अबे मुड़ने दे, फर्क नहीं पड़ता, इधर तो u से जा रहा है। कितनी दूरी गई u से? पर मुड़ तो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण वही लाइन में मिटाइए, परस्पर लंबवत गति दूसरे को प्रभावित। हाँ ना, मैं जवाब दो भैया। तो समय आ गया। अब क्या कहोगे तुम? अब बता दो। इसका समय और इसका बराबर, समय बराबर है, दोनों दिशाओं का। तो क्या करें? सब vy निकाल लो, फॉर्मूला समीकरण से। vy इक्वल टू uy प्लस ay। vy निकालना है, uy 0, ay की वैल्यू इतनी, और टाइम की जगह पर सब लिखो आप L by u। क्या तुम्हें vy समझ में आ गया? ये वाली वैल्यू यहां पर बदलते हैं और हमारा लास्ट आंसर लिखते हैं। चेक करना स्क्रीन में है क्या भैया? ui कैप प्लस qel by mu j कैप। उत्तर तो बेटा क्या तुम सबको समझ में आ गया कैसे निकालना आंसर? यस सर। आवाज नहीं है तुम्हारी। इसमें सर ये दूरी कैसे निकालेंगे? अबे ये दूरी निकालने का तू ही निकालेगा, मैं क्या निकालूंगा? पहले वेग पे बता दे, समझ में आ गया? यस सर। चाल समझ में आ गई, दिशा समझ में आ गई, हाँ चाल आ गई। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वर्गमूल, दिशा vy by vx से आ जाएगी। अरे हाँ ना, मैं जवाब दो, दिशा vy by vx से आ जाएगी। कितने एंगल में बाहर निकला? हाँ ना, मैं जवाब दे दो भैया। अरे जवाब तो दो। कितना समझ में आ गया? अब ये क्या पूछ रहा है? सर ये कैसे निकालेंगे? सर ये कैसे? तो इसको क्या बोलना चाहिए? सूत्र में सूत्र कौन सूत्र में मान रखूं? ये किस दिशा का मामला है? y y दिशा। y दिशा में क्या निकालना चाहता है ये?
विस्थापन। तो कौन सा समीकरण लगा दे? बाई में विस्थापन से विस्थापन समीकरण कौन सी? बी दे रखा है इसमें सर। u दे रखा है तो v है, तो ऐसा पर ut प्लस हाफ इसको समझ मालूम है हमें? सर बी भी दे रखा है इसका लास्ट। दे रखा नहीं, तुमने निकाला है। दे नहीं रखा, तुम निकाला है, उसका यूज करके मुझे क्या है? पहले दिया वो उसका यूज कर सकते हैं। बात तो एक ही है। vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay y लगाएगा तो y फिर भी आ जाएगा, लेकिन आसान कौन सा मामला है? ऐसा पर ut प्लस हाफ स्क्वायर। जीरो होगा। a पता है, t भी निकाल चुके हैं, आ गया यस और नो में जवाब दीजिए बच्चों। फिर कौन सी लाइन की मांग में आ रही है? परस्पर लंबवत गतियां एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगी। समय दोनों दिशाओं में बाकी तो हमें तय करना पड़ेगा। इससे पहले दोनों क्वेश्चन आसान थे जी, ये थोड़ा भारी क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें क्या चीज करना पड़ा? उस पूरी बातों को जो आईजे में दे रखा था हमने बोलना सीखा। यस और नो में जवाब दीजिए। हमने भाषा को बोलना सीखा। क्लियर है तुम सबको? लाइन नोट कीजिए समस्या को। एक समान विद्युत क्षेत्र में आपने इसको एंटर करवाया था और उसके लिए सारी बातचीत आपने लिखी है। लिख लीजिए अच्छे से। परस्पर लंबवत गतियां एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, केवल समय समान है, इसके अलावा कोई पंगा नहीं है इसके अंदर। आने में जवाब दीजिए भैया। अब क्या बोल दो भैया? समझ में आ गया क्या? बोलो रे, सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। हटाया जाए। नहीं सर। द्विविमीय गति की शीट तुम्हें मिल चुकी है पहले से। 1D की शीट तुम्हारे पास आ चुकी है, 2D की भी आ चुकी है और रिलेटिव मोशन की शीट तुम्हारे पास एडवांस चल रही है। दो शीट तुम्हारे पास एडवांस चल रही है पहले से। इस संडे को टेस्ट है, इस बार मंडे को टेस्ट नहीं है, ध्यान रखना भैया। सिलेबस लग गया बोर्ड पे, केमिस्ट्री का लगने वाला होगा, लग जाएगा आज, चेक कर लेना, ग्रुप में शो हो जाएगा शायद। सर दर्द वाला तो किसी सर। मैंने डाल रखा है 1D मोशन और धारिता। बस तुम कह सकते थे कि सर 1D से 2D भी डाल दो, तुम कह दोगे 2 दिन के बाद ही। एक जैसा मामला सारा का सारा, दोनों लेकिन डाल 1D ऑप्शन एक बार। यस सर। नेक्स्ट पेपर में 1D 2D रिलेटिव डालेंगे, फिर पूरा मोशन से चैप्टर शुरू कर देंगे और उसके बाद तुम्हारा सिलेबस सारा साथ साथ लेके चलेंगे। जैसे से कवर करते जाएंगे 11th का पोर्शन, उसको ऐड ऑन करते चले जाएंगे परमानेंट। बस ये याद रखना, इसको भूलना नहीं है। इसकी तुम्हें रिवीजन नहीं करनी पड़े, ऐसे तैयार करना, बार बार रिवाइज ना करना पड़े तुम्हें। हटा दूं सारी प्रॉब्लम, सारे उठे डाल देंगे बेटा। समझ में आ रहा है बेटा तेरे को?
हेडिंग लिखिएगा क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। देखिए स्टेटमेंट क्या बनेगी, डायग्राम चेक करना। किसी ऊंचाई पर खड़े होकर, किसी ऊंचाई पर खड़े होकर किसी वस्तु को क्षैतिज फेंकना है और ये सिर्फ अंडर ग्रेविटी मुड़े, सिर्फ अंडर ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरे। फेंका कैसे आपने, क्षैतिज फेंका है और ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है। जवाब दे दीजिए, डायग्राम समझ में आ गया आप सबको क्या? तो स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख लीजिए चाहे। किसी ऊंचाई से वस्तु को क्षैतिज फेंका जाए और वो केवल गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरे। किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज फेंका जाए और वह केवल गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरे, वह केवल गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरे। तुम्हारे सामने है, इसको सॉल्व करना है। क्या क्या दे रखा है पहले तो वो डिसाइड करेंगे। गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है बता सकते हो? जो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है? निर्देश के अंदर निर्धारित कर लेते हैं एक्स वाई। अच्छा एक बात और समझना भैया, ध्यान सुनना, एक लाइन बोलनी बड़ी जरूरी, बीच में मिस हुई है अभी, उसको पूरा करता हूं। दो लंबवत गतियां एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सिंपल सा है। अगर वेग आई कैप जे कैप में त्वरण आई कैप जे कैप पे दे रखे हैं फिर तो सीधा वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर लो, क्लियर है। लेकिन अगर एक्स दिशा की और वाई दिशा की अलग अलग बातें पूछता है तो एक्स घटक अलग सॉल्व करो, वाई घटक अलग सॉल्व करो। पिछले क्वेश्चन में अपने यही कहा कि एक्स को अलग सॉल्व कर रहे हैं, वाई को अलग सॉल्व कर रहे हैं। आना में जवाब दे दीजिए क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स से समय आया जिसका वाई ने यूज किया, दोनों को एक साथ सॉल्व करना आसान नहीं था उसमें। तो अब करेंगे क्या, एक्स को अलग वाई को अलग अलग सॉल्व किया करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें कुछ चीजों के बारे में जानकारी देनी है मुझे। ये निर्देश तो निर्धारित कर लिया, तो अब आपको क्या क्या पता है वो बता दो बच्चों। यू एक्स अलग से बता दे कितना है, यू एक्स यू है और यू वाई कितना है, जीरो। एक्स दिशा में त्वरण कितना है, कारण क्योंकि हमने कहा वस्तु सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के अधीन मिल रही है तो गुरुत्वाकर्षण तो नीचे लगेगा, एक्स में तो बना ही नहीं। ax 0 क्यों है पता लग गया सबको? त्वरण y दिशा में लिखा दो भैया, माइनस जी, ये पॉजिटिव बोल रखा तो माइनस। अब हमारे पास ये 1 2 3 4 5 चीजें, पांच चीज क्या है? वो प्लेट यूं थी, ये हाइट यूं होगी, y दिशा का विस्थापन पता है। अब जो चीजें निकालना है उस पर चर्चा करेंगे, आराम से सीखना। y क्या पता है बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि y के मान तो अलग अलग हो सकते हैं। ये y का एक निर्देशांक होता है। क्या क्या निकालना पड़ सकता है? एक निकालना पड़ सकता है कण का उड्डयन काल, दूसरा क्षैतिज परास, सुनते जाना, तीसरी चीज सुनते जाओ, अधिकतम क्या बोल रही है? इसमें नहीं होगा क्योंकि इससे बोला अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई तो यही थी, वो तो दूसरे में होता है अधिकतम ऊंचाई। इसमें पढ़ते क्या क्या पूछ सकता है? विस्थापन, विस्थापन आ जाएगा तो हम लोग औसत वेग बता पाएंगे। चौथा पॉइंट, किसी क्षण पर वेग, चाल, दिशा, और क्या पूछ सकता है? इस कण का पथ कैसा? क्या समझ में आ गया कि ये 5 मोटे मोटे तौर पर चीजें पूछी जा सकती है। उड्डयन काल जितने समय तक वो गिरता नहीं, वो काल उड्डयन काल है। क्षैतिज परास ये वाली होगी, ये क्षैतिज परास होगी। ये समझ में आ रहा है कि ये इसका विस्थापन हो गया
विस्थापन में समय से भाग देंगे तो औसत वेग भी आ जाएगा। अंतिम वेग अंतिम वेग सब इस क्षण विशेष में निकालेंगे तो किसी क्षण विशेष का आ गया तो अंतिम वेग भी आ गया। जब किसी क्षण विशेष का निकाल दिया तो अंतिम वेग भी आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका पथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सर्किल है, पैराबोला है, कौन कैसे इसकी शेप है वो बता दिए। अपने को तय करवाना है सबसे पहले क्या निकलेगा, इसमें से क्या निकाल सकते हैं। इनमें से सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, निकालने को तो बहुत कुछ स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन क्या सबसे पहले निकालना चाहिए। विस्थापन के लिए रेंज चाहिए, रेंज तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि विस्थापन तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर से आएगा। विस्थापन से दूरी होती है, r हमारे पास है नहीं। पहले निकालते हैं उड्डयन काल, कैपिटल T। सबसे पहले इसी की बात करेंगे, तो हम बात करते हैं उड्डयन काल की। इस बात को निकालने के लिए मैथमेटिकल शक्ल क्या लिखूं, यहां पर क्या लिखूं जिससे आ जाए। उड्डयन काल कब तक का समय बता दो भैया, जब तक ऊपर नीचे नहीं गिर जाता। तो ये वाला काल उड्डयन काल हो गया। ये t बराबर 0 क्षण, ये t बराबर कैपिटल T क्षण है ना। जवाब दो इससे निकालने के लिए किससे, h वाली से, क्योंकि h पता है r पता ही नहीं है। ये सेम l वाला क्वेश्चन हो गया पिछली बार, लेकिन उस केस में l में वेग नियत था, इसमें इधर का त्वरण पता है ना। मैं जवाब दो भैया। तो बात करते हैं along y दिशा में जब y माइनस h होगा तब t बराबर t होगा, है ना। जवाब दो, y का विस्थापन माइनस h क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है तो y का विस्थापन माइनस h। लंब दिशा में लिख दिया, कोई के पर वो तो उधर जा रहे हैं, फिर दिमाग में लाइन क्या कंट्रोल करनी है, टाइम दोनों में सेम होगा। y की पूरी बात लिख दी, y में त्वरण कितना है, माइनस g है, पर वो जा तो उधर रहे हैं, प्रभावित नहीं करता भाई साहब। थोड़ा तेज फेंक दूं तो प्रभावित करेगा, नहीं करेगा। थोड़ा धीरे फेंक दूं तो लंबवत गति प्रभावित नहीं। लाइन समझ में आ रही है क्या। अभी क्वेश्चन पूछो तुम गजोड़ मत देना, पहले इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, इस समीकरण में क्यों आए, क्योंकि त्वरण नियत है। वेग बराबर दूरी को समान लगाया हमने, दूरी बराबर वेग को समान लगाया हमने, ये लगाया क्योंकि त्वरण है इसमें। y का मान माइनस h, uy का मान ये रहा, त्वरण का मान माइनस g, t का मान आ गया रूट 2h/g। भाई साहब ये आना भी चाहिए था। हमने लास्ट लेक्चर में ये निकाला था कि किसी वस्तु को सिंपल छोड़ दे तो इसका भी uy 0, ay माइनस g, y की वैल्यू माइनस h, इसका टाइम हमने 2-3 दिन पहले निकाला, रूट 2h/g होता है वैसे। ये भैया है, ये फिर प्रूव हो गया लंबवत गति दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ये फिर प्रूव हो गया, क्योंकि इसके ये सारे के सारे पैरामीटर, इस तरफ की सारी वैल्यूज इस तरफ क्वेश्चन से मैच कर रही है। हाँ ना, जवाब दे दीजिए भाई साहब। तुम सबको समझ में आ गया कि ये उड्डयन काल आ गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कण को छोड़ा गया, एक कण को आगे फेंका गया सेम ऊंचाई से, बताओ पहले कौन गिरेगा। दो कण लेने, एक को छोड़ना, एक को क्षैतिज फेंकना है, छोड़ा किसी क्षण में क्षैतिज फेंका, कौन पहले गिरेगा। कुछ लोग कहते हैं सही आगे भी तो जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, हिम्मत क्या बोल रहा है सर, ये तो आगे जा रहा है, प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए क्या सेम हो गया, सबका uy 0, सबका ay माइनस g, सबका विस्थापन माइनस h, टाइम सेम आएगा ही आएगा। पर उसको तो आगे फेंका था, तो ये विचार दिमाग में मत लेके ना भाई, सब कंफ्यूज मत हो जाना उस टाइम पे। यस और नो में जवाब दो। क्या तुम्हें समझ में आ गया, एक को फेंका, एक को रिलीज किया सेम हाइट से, बोथ विल स्ट्राइक द ग्राउंड एट सेम टाइम, दोनों को दोनों ग्राउंड पर सेम समय पे स्थित रहेंगे। हाँ ना, जवाब दे दीजिए। हमें उड्डयन काल समझ में आ गया है। क्षैतिज परास की बात करते हैं। सेकंड आर्टिकल यहां से ले रहे हैं जिसका नाम है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का मतलब एक्स दिशा में बात आ गई। क्या लिखूं मैथमेटिकल ऐसी, क्या तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन होती है, बार-बार कहते हो जो ये लिखना जान गया उसके लिए इससे आसान हो जाएंगे। ये बोल दीजिए यहां के लिए, यहां पर क्या लिखूं इस ग्रुप के अंदर में क्या क्या इसको मैथमेटिकल क्या लिखूं यहां पे सर, इसका अंतिम वेग भी क्षैतिज में u होगा, लेकिन मैं यहां क्या लिखूं कि ये निकाल लो।
है x का मान 0, लेकिन लिखूंगी यहां क्या लिखा था, जब y का मान -h है तो t का मान कैपिटल T है ना जवाब दो। यस सर टी वो बात अलग है कि मुझे ये भी पता है ui पता, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज मुझे तय करवाती थी कि जब y -h होगा तो t t होगा। x टी 0 x का मान h होगा तो x का मान h तो है ही नहीं, x का मान रेंज होगा तो t को क्या बोलते हैं, वो कह रही है जब t बराबर कैपिटल T है तब x का मान r है। हाँ ना जवाब दे। अब समीकरण आ गई x बराबर ux t, ux into t। क्योंकि त्वरण तो है नहीं इस दिशा में, तो सिंपल चलेगा विस्थापन इक्वल टू वेग इनटू समय। यस सर। यस ये निकालना है, इसका नाम r रखूंगा, ux u है जब ये कैपिटल T है। क्या तुम्हें रेंज का फॉर्मूला समझ में आया क्या बेटा? यस यस। तो इतना दोबारा ना पढ़ो तो सोचो ना, क्योंकि लाइन किसको सोचनी बार बार, यही लाइन तुम लोगों को सोचनी होती है, कोई सोचनी नहीं लाइन। एक बार सोचो, दोनों दिशाओं में समान समय लगेगा। अबे समय समान लगेगा, तू क्या बोलेगा जिससे आंसर आएगा, तू कहेगा मुझे दूरी निकालनी है, दूरी बराबर वेग इनटू समय होता है, या वेग इनटू समय प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इधर त्वरण है नहीं तो मैं ये लिखूंगा, तो तेरे को क्या बोलना चाहिए कि जब x का मान r है तब स्मॉल t का मान कैपिटल T। यहां पर ये x का मान रेंज के बराबर है क्या? ये x r के बराबर है क्या? ये तो नहीं है, क्योंकि ये समय में टाइम ऑफ फ्लाइट 1 और गिरना है इसमें। आया ना मैं जवाब तो भैया। यस सर। क्या बताया था, हर क्वेश्चन में क्या बताता हूं कि जिसको ये सोचना आता है उसका क्वेश्चन सोल्व होता है। इस मैथमेटिकल लाइन को बोलना जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स इसके बाद स्टार्ट होगी। तुम्हारा सारा समय कहां खर्च होगा? इस लाइन में खर्च होगा। तो मैं सबको बताऊंगा कि लंबवत गतियां प्रभावित नहीं करती, फिर भी समय कहां खर्च होगा? इन चीजों के अंदर। ये तुम्हारी सोच होनी चाहिए। अरे हाँ ना जवाब। यस सर क्या तुम्हें ये चीज और ये चीज समझ में आ गई? यस सर। तीसरा आर्टिकल लेते हैं। तीसरा आर्टिकल क्या बोल रहे हैं वहां पे पढ़ना? अरे विस्थापन बताओ रे। h स्क्वायर प्लस, तो ठीक है r का मान आ चुका अपने पास, आ गया आंसर। ये तो r का मान पुट करते ही क्या आ गया, h स्क्वायर प्लस 2hu स्क्वायर बाय g। हाँ ना जवाब दो रे, इसका स्क्वायर किया अपन ने, तो u स्क्वायर टाइम 2h बाय g अंडर रूट। क्या विस्थापन समझ में आ गया तुम सबको? क्या यस सर अरे औसत वेग क्या होता है भैया? तो विस्थापन में उड्डयन काल से भाग दो सर। औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय। यस सर यस तो तुम्हें जवाब दो भैया। क्या तुम्हें ये थर्ड क्वेश्चन में समझ में आ गया? क्या आ गया? तीन क्वेश्चन समझ में आ गए। पहले तीन लिख लेते हैं, फिर इसको इरेज करके अपन फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले तो तीन समझ में आ गए। एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे, सुनो सुन ध्यान से, अरे सब लोग सुनना भैया, सुनना सबने, जवाब सुन दे रहे, फिर सारे जन जवाब देना। एक ही ऊंचाई से 3 गन से बुलेट फायर की गई है एबीसी। एबीसी तीनों से बुलेट फायर की गई, एक ही क्षण में फायर की गई, सेम ऊंचाई पे गन लगी हुई है। एक की चाल बी से और बी की चाल सी से बड़ी है, बुलेट की चाल। ठीक है, धरातल पे सबसे पहले कौन सी बुलेट टकराएगी? सोनू जवाब दे रहा है। समय तो समान होगा। आया ना जवाब तो भैया, क्योंकि सबका uy 0, सबका विस्थापन समान, सबका ay g है नेगेटिव, यस सर। समय समान होगा। मैंने पूछा था सबसे पहले, कोई कहेगा सर जो धीरे गिर रही है चल रही है पहले गिरेगी, फिर गड़बड़ होगी बात। लेकिन पहले चल के आएगा जो धीरे चल रही है, लेकिन लंबवत गति से प्रभावित। सबका uy 0, सबका ay - g, सबकी ऊंचाई समान, always strike the ground at same time, but ranges will be different. Which one will have maximum range? तुम बोलोगे जिसकी चाल ज्यादा उसकी रेंज ज्यादा, चाल ऊंचाई जिसकी उसकी रेंज ज्यादा, सेम टाइम में गिरेगी। लेकिन हाँ ना जवाब दे दो। क्या तुम्हें बीच में जो क्वेश्चन फंसा के लिख दिया मैंने, तुम्हें ये दो क्वेश्चन है, भूल मत जाना रे। एक क्वेश्चन ये रहा और एक क्वेश्चन ये रहा। आर्टिकल तो ये चल रहा है तुम्हारा कि बीच में दो क्वेश्चन फंसाए हैं। क्या तुम सबको बात समझ में आ गई सही से? ध्यान से नोट करोगे।
बोल दीजिए बच्चों के यहाँ तक का मामला सारा समझ में आ गया कि हम सबको? Yes, sir. किसी क्षण विशेष में वेग कौन बताएगा मुझे? तात्क्षणिक टी समय पर, स्मॉल टी समय पर वेग बताना है। मान लो यहाँ पर वेग बताना है तुमने मुझे, ये वेग हो गया। तो वेग के पास क्या चीजें आएंगी? एक तो आएगा वेक्टर फॉर्म, एक आएगी चाल और एक आएगी कितने एंगल से झुक चुका है। तीन चीजें बतानी है। टी समय पर चाल, वेग, दिशा। वेग बता दो भैया। अब वेग निकालो तो कैसे निकालोगे? क्या बताया मैं तुम्हें? एक बात बताई थी, बात तो वही रहेगी, लंबवत गति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। तुम्हें तय ही करना है, ऐसे बोलना है कि हम x का वेग अलग निर्धारित करेंगे जी, vx, vy अलग निर्धारित करेंगे, फिर वेक्टर को लिख देंगे। Yes, sir. बोल फिर ममता। तो Vx के अंदर तो u हो जाएगा। कह रही है vx तो वही का वही रहेगा, कारण बोल बेटे, तो त्वरण नहीं है। त्वरण नहीं है, इसका वेग बदलेगा कौन? Yes, sir. x दिशा में जब त्वरण नहीं है तो वेग बदलेगा कौन? कोई नहीं बदल सकता वैसे, वो तो u का u रहेगा। y दिशा का वेग बोल दो भाई, सब t समय पे। क्या कह रही है? कह रही है vy इक्वल टू uy प्लस ayt। इसका uy 0 था, ay माइनस g है, तो vy आ गया माइनस gt। तो नया वेक्टर फॉर्म अगर देखें वेलोसिटी का, तो दिखाई दे रहा है क्या आ गया? uy क्या माइनस gt जे क्या? Yes, sir. अरे हाँ, अच्छा एक बात बता दो, सच बताना, मैं लिख रहा हूँ लेकिन बात तुम्हें सारी समझ में आ रही है। Yes, sir. x का की गति अपन अलग डिसाइड कर रहे हैं, y की गति अपन जो मोशन है उस गति को अपन अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों में इकट्ठा भी देख पा रहे हैं। क्या तुम्हें चाल वेग समझ में आ रहा है? uy क्या माइनस gt जे क्या बनेगा इसका? Yes, sir. आयना में जवाब दो भैया, कितना वेग बनेगा? u uy क्या माइनस gt जे क्या? वेग का परिमाण चाल होता है, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर चाल आ जाएगा। Yes, sir. दिशा करेंगे तो दिशा भी निकल जाएगी, दिशा भी निकालते हैं। देखो भाई साहब, तुम लोग सही चल रहे हो तो बात तुम्हें समझ में आ रही है। तो मैं ये हटा था बस, मैं बीच में से चलो लिखो, अरे लिखो भी लिखो, लिख लो पहले आप लोग बेटा। इसका पथ कौन सा होगा? निकाले तो बेटा, मैंने वेग निकालना बोला, वेग निकाल के पथ निकालेंगे, सारा सोल्व करेंगे इसको। पर बहुत मुश्किल मामला तो नहीं है, ये तो समझ में आ गया। करना क्या, फिर कह दूं x दिशा को अलग से सॉल्व करो, y दिशा को अलग से सॉल्व करो, फिर वेक्टर फॉर्म में लिख लो, फिर परिमाण दिशा जो निकालने निकालते रहो, बट x दिशा और y दिशा को अलग अलग सॉल्व कर लो, क्योंकि वो हमें आसानी से दिख रहा होता है मामला। बात समझ में आई? टू डी मोशन की खास बात क्या है? x y को अलग अलग सॉल्व कर लो तो मामला आसान दिखता है। ओके, ये उड्डयन काल का मामला हटाते हैं यहाँ से, और ये सारी हेडिंग्स हटा देते हैं यहाँ से। वेग पे कमेंट नहीं है, तो वेग साफ दिखाई दे रहा है uy कैप माइनस gt जे कैप। सॉल्व करो या समझ में आ चुका है? लिखना क्या था? कभी बदलेगा नहीं क्योंकि ax 0 है, और by कैसे आ गया? uy प्लस ayt से सॉल्व किया तो 0 माइनस gt इंप्लाइज vy की वैल्यू आ गई माइनस gt, और ये वेक्टर फॉर्म आ गया। हाँ ना, जवाब दो भैया। आवाज नहीं है तुम सबकी वैसे, आगे आवाज। परिमाण निकाल लेते हैं, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर रूट। हाँ ना, उत्तर दीजिए बेटा। परिमाण इसके वर्ग का स्क्वायर प्लस इसके वर्ग का स्क्वायर अंडर रूट, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर अंडर रूट, परिमाण आ गया। जो अब लिखने जा रहा हूं वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना भैया। दिशा tan थीटा, थीटा कितने एंगल से झुक चुका है? ये वाला एंगल vy by vx से आएगा, vy by vx। ध्यान से सुनना, मैं इसका नेगेटिव एक बार उड़ा रहा हूं भाई साहब, लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन नेगेटिव का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है? अरे नेगेटिव लिख भी लो तुम्हें जीटी वाला। नेगेटिव का मतलब ये है कि आप x अक्ष से नीचे की तरफ एंगल नाप रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन एंगल का मान निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? इसको cos लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे एंगल का मान पूछेगा, है तो नीचे की तरफ ही। तो क्या तुम्हें tan थीटा का मान gt by u समझ में आ गया क्या भाई साहब? Yes, sir.
sir. आवाज नहीं है तुम सबकी। Yes, sir. tan थीटा का मान कितना आ गया भाई साहब? GT by U. GT by U। जो बोल रहा हूँ वो ढंग से सुन लो भैया सारे जने, मेरी तरफ ध्यान रखना, दायरा ध्यान मत करना, ढंग से सुनना जो बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनना। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये वाली जो चल रही है। हमें यहां तक में कोई किंतु परंतु नहीं है, सब समझ में आ गया, नेगेटिव समझ में आ गया। थीटा आप कह रहे हो एक्स अक्ष से नीचे की ओर नाप रहे हैं, कोई समस्या नहीं है जी। क्वेश्चन सुनना, इसी क्वेश्चन की बात करता हूं। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, 3 चीजें पूछता हूं आपसे मैं। 30 डिग्री कब हो जाएगा एंगल, कितने समय बाद हो जाएगा? 45 डिग्री से कब झुक जाएगा? 60 डिग्री से कब झुक जाएगा? सोच समझ के जवाब दो। 30 डिग्री से कब झुक जाएगा? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 बराबर GT by U, इसका मान 1/√3 है। 1/√3 बराबर GT by U। तो तुमसे पूछ रहा हूं, तुम बताना मुझे U बराबर √3। U by √3 जी आंसर है। U by √3 जी समय में 30 डिग्री से झुक जाएगा। फाइनल में जवाब दे Yes, sir. कितने कौन से झुक जाएगा भाई सर? 45 डिग्री से कितने समय में झुक जाएगा? हम कहेंगे tan 45 बराबर GT by U। लिख लो जी, ये 1 हो गया तो t का मान आ गया U by G से। मैंने पूछा कितने समय में ये 60 डिग्री से झुक जाएगा। तुमको कोई चक्कर नहीं है, tan 60 बराबर GT by U, tan की वैल्यू आ गई √3 U by G। क्या तुम्हें पता है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे उत्तर आ रहे हैं? अब एक बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन, बढ़िया और एक प्यारा सा क्वेश्चन जिसको लंबे मेथड से नहीं कर सकते और शॉर्टकट से भी कर सकते। सोचते हैं, ये एक ऊंचाई पर आप लोगों को दिया गया है कि 2 गेंदों को एक साथ समान चाल से विपरीत दिशा में फेंका गया। दोबारा से देख लो क्या बोल रहा हूं, उधर लाइन पढ़ लेना। 2 गेंदों को समान चाल से समान ऊंचाई से विपरीत दिशा में फेंका गया है। क्वेश्चन स्टेट करता हूं, अभी जवाब दो। दोनों के वेग सदिशों के मध्य अभी कोण कितना है? 180 डिग्री है। अभी कोण कितना है? वेरी गुड, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। 180 कोण है। लेकिन ये जो चीज अब ये झुक रही है, अब देखो इनके वेगों के बीच का कोण अब बदल रहा है। हाँ ना, जवाब दो। गिरेंगे तो समान समान, लेकिन वेगों के बीच का कोण बदल रहा है। Yes, sir. अब तुमसे पूछूंगा आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था, कितने समय के बाद इनके वेग सदिशों के मध्य का कोण 90 डिग्री होगा, या इनके तात्क्षणिक वेग परस्पर लंबवत होंगे? बात एक ही हो गया, इनके तात्क्षणिक वेग परस्पर क्या हो गए? लंबवत हो गए। क्वेश्चन की बड़ी पूछता हूं, कितने समय के बाद दोनों के तात्क्षणिक वेग परस्पर लंबवत होंगे? आपके सामने आंसर लिखा होगा। हाँ तो लंबवत हो गया ना, ये यूं हो गया और ये यूं हो गया और ये कोण 90 हो गया, तो परस्पर लंबवत हो गए। हो सकता है लंबवत, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कौन निकालना पड़ेगा? अबे निकाल रखा तुमने। यस सर। ये कितना कोण दिया तुम्हें? ये तो 90। 90 दे दिया। अच्छा, जितना ये मुड़ेगा उतना ये मुड़ेगा, यस सर। 45। तो ये भी 45 से मुड़ेगा, ये 45 से। बीच का समय आ गया। यस सर। U by G से दोनों वेगों के सदिश परस्पर कैसे होंगे? लंबवत होंगे। फाइनल में जवाब दो भैया। सुनना ध्यान से, ढंग से सुनना भैया। दोनों को तुमने यूं भेजा, मैं पूछता दोनों के सदिशों वेग सदिशों के मध्य का कोण 120 डिग्री हो, तुम कहोगे 120, 30 से ये मुड़ा, 30 से ये मुड़ा, 60 सब लोग बोल भैया। 120 बीच का कोण बोलो तो 60 ये, तो 30 से ये मुड़ा, 30 से ये मुड़ा, वो तो समान से मुड़ जाएंगे। 30 से मुड़ने में लगा समय ये ना। आवाज नहीं है तुम्हारी भाई। सर मुड़ने में समय बताना है। फिर बात दूसरी बात कर रहे हो, मुड़ने में समय क्यों पूछा तुमसे? मैं बड़ी में कुछ और बोली है, वो बात अलग है। निकालना मुड़ने का समय है, गड़बड़ मत करो, दोबारा सुनो, बिल्कुल फालतू की चीज में सोचना। अभी के बीच का एंगल बता कितना है? 180। इनके बीच का एंगल घटना शुरू होगा तो पहले 90 आएगा, 60 आएगा, पहले 120 आएगा। बीच का एंगल 127, तू कहेगा बीच का एंगल अब पहले 120 बन सकता है भाई साहब। 120 बीच का एंगल बनने के लिए इसको 60 से मुड़ना पड़ा, 30 से मुड़ना पड़ा। मुड़ा तो 30 से पड़ा।
तो फिर 120 का दल के साथ सक्सेसफुल क्यों कर रहे हो? कौन 30 से मुड़ा, 30 से किससे और मुड़ेगा? Yes, sir. You कौन? Yes, sir. Yes, sir. मैंने बोला बीच का कोण इनका 60 का रह जाए, इनके वेग सदिशों के मध्य कोण 60 डिग्री हो जाए, तो कहेगा बीच का कोण 60 डिग्री चाहिए ना सर, Yes, तो sir. 60 से मोड़ना। Yes, sir. कहो कि तीनों फैंटास्टिक क्वेश्चन समझ में आ गए। Yes, sir. सोखा मामला है, Yes, sir. क्योंकि अगर एक साथ फैल के आए तो एक साथ मुड़ेंगे, एक जैसे मुड़ेंगे। बीच का कोण निकालना है तो ये दोनों कोण बाहर के और बीच के कोण का योग कितना होना चाहिए? 180। तो बाहर से कितना मुड़ा हुआ आ गया, और मुड़ने वाले ये समय पूछे थे जनरली। इससे भी सबसे ज्यादा पूछा है क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला मुश्किल है, नहीं Sir. हमने तो इससे मुश्किल वाला समझ ली, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। अरे हाँ उन्होंने जवाब कर दिया। Yes, sir. क्या तुम्हें वेग का परिमाण, दिशा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सारा मामला समझ में आ गया? Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके पथ की और तिर्यक प्रक्षेपण की। ठीक है जी, आज के लिए काफी है।